नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का स्केल 1 to 2 का जो एग्जाम 26 सितंबर को हुआ है, लास्ट संडे को हुआ है। वो एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने इंटरनल सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं, कितने एक्सटर्नल आते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ सब टारगेट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल इंक्लूड द फॉलोइंग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जब सब टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो इनको किस तरह से कंसीडर किया जाएगा। जहां फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसिंग कमेटीज को लोन देते हैं ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज वेयर द लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर इज नॉट लेस देन 75%। इसका आंसर है आपका 75%। नई जो गाइडलाइन चेंज हुई है, 4 सितंबर की गाइडलाइन पढ़ लें, उसमें ये दिया हुआ है कि स्मॉल और मार्जिन फार्मर का स्टेक यहाँ 75% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 75%। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल यूटिलिटी बिल एज ओवीडी एज एड्रेस प्रूफ एज पर केवाईसी गाइडलाइंस। देखिए, ओवीडी में जो एड्रेस प्रूफ के लिए हम लेंगे, वो जो भी प्रूफ दे रहे हैं वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे वो टेलीफोन बिल है। ठीक है, जो एड्रेस प्रूफ हम मांग रहे हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको ओवीडी बता देता हूं। ओवीडी हमारे 5 डिफाइन है, 5 ओवीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। कौन कौन से हैं? ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा आपका पासपोर्ट, तीसरा है आपका वोटर आईडी कार्ड, चौथा है नरेगा का जॉब कार्ड, और 5वां है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। वहां से अगर कोई लेटर आपको मिलता है। देखिए, ओवीडी का मतलब क्या है? ओवीडी वो डॉक्यूमेंट है जिसपे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों है और गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, वो ओवीडी कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे आपका पैन कार्ड है, अब आप जानते हैं पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता, इसलिए पैन कार्ड को ओवीडी नहीं माना गया है। तो ऐसे केस में जहां पैन कार्ड आपने लिया है, ठीक है ना, वहां आपको ओवीडी भी लेना पड़ेगा, और ओवीडी के साथ में ओवीडी पे एड्रेस आपका हो ही जाएगा। एड्रेस प्रूफ और ये दोनों आ गए ओवीडी में। जहां एड्रेस प्रूफ अलग से ले रहे हैं, उस केस में जो एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी बिल वगैरह जो भी दे रहे हैं वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अकाउंट आपका केवाईसी कंप्लाइड नहीं माना जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चंस हमको भेजे हैं, हमें स्केल 1 से 2 के करीब 75 to 80 क्वेश्चन आप देख रहे हैं भेजे। 2 to 3 के भी करीब इतने ही क्वेश्चंस हैं, और 3 to 4 के भी करीब 70 से 75 क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये सब्सक्राइबर हैं हमारे साहिल महाजन जी होशियारपुर से, कमलेश कुमार जी, मधु कुमार जी, मनोज जी, शुभम जैना जी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं इनको, जिन्होंने ये ध्यान रखते हुए कि आने वाले एग्जाम में जो हमारे दूसरे बैंकों के एस्पिरेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनको इससे मदद मिलती है। इन्होंने हमें तीनों स्केल के, क्योंकि तीनों स्केल का एग्जाम सेम डेट को 26/9 को हुआ था, तो 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 के करीब 200 सवा 200 क्वेश्चन हमें रिकलेक्टेड भेजे हैं। इन क्वेश्चंस को हम प्रॉपरली फ्रेम कर रहे हैं। 1 to 2 के क्वेश्चन हमने प्रॉपरली फ्रेम करके हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, और अगले 3-4 दिन में हम 2 to 3 और 3 to 4 के क्वेश्चंस भी उस पर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना इंटरनल आ रहा है, कितना एक्सटर्नल आ रहा है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी हमको तब होती है जब हमारे सब्सक्राइबर, ये साहिल महाजन जी का मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज दिया है, 70% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम मोटिवेशनल बैंकर। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ना, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। हम चाहते तो इसको यूट्यूब पर डाल सकते थे, अलग से यूट्यूब पर हम इसको शो कर सकते थे, पर हम यूट्यूब पर कभी भी नहीं दिखाते हैं, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहते। ये एक्चुअल एप्रिसिएशन है जो साहिल महाजन जी ने भेजी है।
इससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर काम करें। हमारी वेबसाइट जो जिस पे हमने कंटेंट दिया है वो बेहतरीन किस्म का है, आप एक बार जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से शुक्रिया साहिल जी का, कमलेश जी का, मधु जी का, मनोज जी का और शुभम जी का ये क्वेश्चंस भेजने के लिए। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, टीडीएस ऑन रेंट। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, टीडीएस ऑन रेंट पहले 1,80,000 तक एग्जाम्प्ट था, 1,80,000 से ऊपर होने पे लगता था, अभी उसको बढ़ा के 240 कर दिया गया है। तो 2,40,000 से अगर रेंट साल में एक्सीड करता है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो आंसर आ गया आपका 2,40,000। अगला अगर सवाल देखेंगे, लोन अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। आप जानते हैं मुद्रा में 3 स्कीमें, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलता है और ये जो लोन है वो किससे कवर होता है, कौन सा ट्रस्ट है जिससे कवर होता है, तो इसके लिए अलग से ट्रस्ट बनाया, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा यूनिट, CGFMU। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर है CGFMU। ये आंसर इसका CGFMU। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउसिंग लोन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फॉर एरिया वेयर पॉपुलेशन एक्सीड 10 लाख। देखिए आप क्वेश्चन का आंसर तो आप देख ही रहे हैं, 35 लाख और 45 लाख दिया हुआ है, पर मैं आपको पूरी गाइडलाइन समझा देता हूं। वैसे मैंने प्रायोरिटी सेक्टर का जो चैप्टर दिया हुआ है मेरी बुक में और वीडियो लेक्चर्स जो बनाए हुए हैं उनमें सारी चीज़ें क्लैरिफाई की हुई हैं। जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, लेस देन 10 लाख, ये आप खास तौर पे ध्यान रखें, वहां 25 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन और 30 लाख रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर इसके अंदर है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसिडर किया जाएगा। जहां पॉपुलेशन 10 लाख एंड एबव है, ठीक है, एबव 10 लाख नहीं, 10 लाख भी है, 10 लाख एंड एबव जहां पॉपुलेशन है वहां पे 35 लाख रुपए का आपका हाउसिंग लोन और 45 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, परंतु इसी तरह के क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर से पूछे जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कंफ्यूजन है, लेस देन 10 लाख या 10 लाख है, इस तरह की चीजों को आपको माइन्यूटली समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोन टू रिपेयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट इन मेट्रो एंड अदर एरियाज अप टू व्हाट अमाउंट कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गाइडलाइन अभी 4 सितंबर को जो आरबीआई का सर्कुलर आया है 4 सितंबर 2020 को, उसमें गाइडलाइन चेंज हुई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ये अमाउंट 2 लाख रुपए था और ये अमाउंट 5 लाख रुपए था, परंतु इससे पहले आप ये समझें इसमें जो फ्रेश लोन है उसके लिए तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया दिया है, परंतु यहाँ रिपेयर रिनोवेशन में पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं है। रूरल ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच और अर्बन ब्रांच, इनमें क्राइटेरिया क्या है, यहाँ जो मैक्सिमम लोन है वो 6 लाख रुपए तक का, और मेट्रो ब्रांचों में जो मेट्रो क्लासिफाइड है वहाँ 10 लाख तक का लोन आपका रिपेयर रिनोवेशन के लिए अगर दे रहे हैं तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक शो कर सकती है। तो दोनों में क्राइटेरिया अलग अलग हो गया, यहाँ रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन का क्राइटेरिया और यहाँ पे पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लेस देन 10 लाख का क्राइटेरिया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके सही गलत का डिसाइड होता है कि एग्जाम में आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेनिफिशियल ओनर, फिर से केवाईसी का क्वेश्चन आ गया। आप याद रखें केवाईसी और प्रायोरिटी सेक्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे एमएसएमई, अभी गाइडलाइन चेंज हुई है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, केवाईसी में देखें बेनिफिशियल ओनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं, अगर कंपनी अकाउंट है, अगर कंपनी अकाउंट है तो मोर देन 25%, अदर देन कंपनी कोई भी अकाउंट है, अदर देन कंपनी कोई भी अकाउंट है तो मोर देन 15% बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। या तो कैपिटल में जिसका स्टेक 15% से ज़्यादा हो, या जो प्रॉफिट में 15% से ज़्यादा की शेयरिंग कर रहा हो। ठीक है, जैसे कंपनी के अलावा कौन सा हो गया, पार्टनरशिप हो गई, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटीज हो गई, ये सारे अकाउंट आपके 15% में आएंगे। सिर्फ कंपनी के केस में मोर देन 25% वाला बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। यहाँ चूंकि पार्टनरशिप फर्म का पूछा है, अगर कंपनी अकाउंट पूछे तो डायरेक्ट आप मोर देन 25% लगा दें, और कोई भी किसी भी तरह का अकाउंट पूछे तो 15% आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। आपको पता है एमएसएमई के लिए गाइडलाइंस चेंज कर दी गई हैं।
प्रायोरिटी सेक्टर के लिए भी एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे कर दिया गया है। अभी पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गाइडलाइन अलग थी, सर्विस सेक्टर के लिए गाइडलाइन अलग थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर सबको एक कर दिया गया है। मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूं। अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो ऐसी यूनिट माइक्रो यूनिट कहलाती है। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर लेस देन 10 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर लेस देन 50 करोड़ है तो ये स्मॉल यूनिट कहलाती है। और इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ है, यानी 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, लेस देन 50 करोड़ है, और इधर लेस देन 250 करोड़ है तो ये यूनिट आपकी मीडियम यूनिट कहलाती है। यहां आपसे पूछा है स्मॉल यूनिट के बारे में तो आंसर आएगा आपका 10 करोड़ टू 50 करोड़। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 10 करोड़ टू 50 करोड़। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल हमारा कहता है मार्जिनल फार्मर लैंड होल्डिंग अप टू। आप जानते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है, जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है वो कहलाता है मार्जिनल फार्मर, और जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक जमीन है वो कहलाता है आपका स्मॉल फार्मर। जो हमारे दोस्त एग्रीकल्चर फील्ड से हैं उनके लिए बड़ा आसान है, परंतु दूसरे लोग जो एग्रीकल्चर से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार यहाँ हेक्टेयर की जगह आपको एकड़ दे दिया जाता है, कंफ्यूज ना हो, ये हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर जमीन, अगर उसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है तो वो मार्जिनल फार्मर कहलाएगा, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 2 हेक्टेयर तक है तो वो स्मॉल फार्मर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर प्रायोरिटी सेक्टर का है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन आपके प्रायोरिटी सेक्टर से आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके केवाईसी से आएंगे, आपके 2 से 3 क्वेश्चन केवाईसी से रिलेटेड आएंगे। इसके अलावा आप देखिए आपको नोट रिफंड रूल से, नोट रिफंड रूल में चूंकि आरबीआई ने अभी थोड़े चेंज किए हैं, नोट रिफंड रूल से भी आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन तो यहीं से आपको आते हैं। इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर मैंने मेरी वीडियो लाइब्रेरी में 5 वीडियो लेक्चर्स दिए हैं प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड, सारी गाइडलाइन को कवर किया हुआ है उसमें। इसके अलावा 3 वीडियो लेक्चर्स मैंने एमसीक्यू के बनाए हैं। जितनी भी गाइडलाइन चेंज हुई हैं वो सारे एमसीक्यू की फॉर्म में दिए हैं। उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% ठीक होंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखिए एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में ये होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर 2% ऑफ एनबीसी और सीईओ भी है या सैंक्शन लिमिट अगर 40 करोड़ तक है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। ये अमाउंट पहले 100 करोड़ था तो क्वेश्चन में आपको एक में 100 करोड़ भी आएगा। तो 2% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ और 40 करोड़ तक की उसकी सैंक्शन लिमिट है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अक्सर कर आपसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक क्रेडिट टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर ऑन लैंडिंग। देखिए फिर से वही की वही आ गया। अप टू प्रायोरिटी सेक्टर में कहां तक कंसीडर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं। देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, बैंकों से पैसा लेती हैं। इनको पैसा कहां से मिलेगा, बैंक से। माना इसने बैंक से 9% पे पैसा लिया और आगे ऑन लैंडिंग जो किया, जिनको बैंक लोन नहीं देती उनको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देती हैं, इसने 12% पे इसको या 15% पे इनको लोन दिया। तो जो डिफरेंस है 6% का, यही इनका प्रॉफिट है। ठीक है ना। अब बैंकें ऐसा भी तो कर सकती हैं कि सारा पैसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ही दे दें और प्रायोरिटी सेक्टर में दिखा दें, परंतु आरबीआई ने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि 5% से ज़्यादा आपने जितना भी पैसा दिया उसका 5% ही हम प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर करेंगे, उससे ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 5% इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। जितना भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन दिया जाएगा उसका 5% मैक्सिमम प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 5%। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का है। मैं आपको बोल ही रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्रायोरिटी सेक्टर के ही आने वाले हैं। लोन अमाउंट टू फार्मर्स अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीप्ट और फार्म प्रोड्यूस। जब किसान अपनी फसल उगा लेता है, पैदा कर लेता है, तो उसका दाम कम हो जाता है। अक्सर कर देखा गया है जैसे ही फसल कट जाती है और बेचने के लिए तैयार होती है उस समय उसका दाम कम होता है, उसकी रेट कम होती है। तो किसान को एक सहूलियत है कि वो वेयर हाउस में उसको रख दे, उसको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में बैंक से मिल जाएगा और इसका पीरियड है 12 महीने, यानी 12 महीने तक वो होल्ड कर सकता है। जब उसको लगे कि उसकी प्राइस रीजनेबल आ गई है या अच्छी प्राइस मिल रही है तो उसको सेल कर सकता है। ये पुरानी गाइडलाइन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
तो 50 लाख तक का लोन 12 महीने के लिए किसान को मिलता है वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। सरसाई की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरसाई पे मैंने एक कैप्सूल वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन में यहां आपको दे दूंगा, आप सरसाई की पूरी गाइडलाइन देख लें। देखिए क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में जिनमें चेंजेज आते रहते हैं, सरसाई की गाइडलाइन में चेंज हुआ है। ठीक है, मैं यहां आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आई बटन पे आप क्लिक कर लें, वहां से पूरा वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। सरसाई की फुल फॉर्म मैंने दी है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया। देखिए CERSA और आई इन इंडिया। ठीक है ना, ऐसे CERSAI ये सरसाई वर्ड बना है। तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन ऑफ इंडिया, ये सरसाई की आपकी फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसेंटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स ऑफ कॉइन ओवर काउंटर। देखिए आरबीआई करेंसी चेस्ट को कॉइन्स के बैग देती है, या तो करेंसी चेस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे या ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके लिए आरबीआई इंसेंटिव देती है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में जो आपको करेंसी नोट्स पे वीडियो लेक्चर दिया है, जो क्वेश्चन आंसर्स का सेट दिया 30-35 क्वेश्चन का, उसमें ये सारी गाइडलाइन समझाई हुई है। तो आरबीआई इस पर 25 रुपये पर बैग बैंकों को इंसेंटिव देती है, करेंसी चेस्ट को इंसेंटिव देती है, जितने भी बैग वो निकाल देंगे, जितने भी बैग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जो प्रिंटिंग नोट्स हैं उन पे प्रेशर कम होता है, कॉइन्स की लाइफ ज़्यादा होती है, नोट्स की लाइफ कम होती है, तो आरबीआई को इससे फ़ायदा मिलता है। और ये फ़ायदा पास ऑन करते हैं ये, जैसे 25 रुपये पर बैग इन्होंने करेंसी चेस्ट को दे दिया, तो करेंसी चेस्ट का नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ जाता है बैग को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। सॉइल्ड नोट एबव विच टू गिव एक्नॉलेजमेंट। देखिए सॉइल्ड नोट की गाइडलाइन आपको मैंने बताई है, 20 नोट तक अगर ब्रांच में प्रेजेंट किए जाते हैं या 5000 रुपये, ये तो ओवर द काउंटर आपको एक्सचेंज करके देना है इमीडिएट, पर डे की लिमिट है ये। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसको एक्नॉलेजमेंट देनी होगी कि 30 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये करेंसी चेस्ट को भेजा जाता है। इससे ज़्यादा अगर नोट आएंगे तो उसके लिए 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो भी हमारे मित्र बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले 11 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम होना है, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपके पास 10 दिन का टाइम है। देखिए 10 डेज का आपके पास टाइम है, 10 दिन में आप निश्चित तौर पर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप हमारे कंटेंट से तैयारी करेंगे, जितना कंटेंट, जितने क्वेश्चन आंसर्स हमने दिए हुए हैं, अगर सिर्फ उतना भी पढ़ लेंगे तो आपको 20 मार्क्स कम से कम एक्स्ट्रा आने वाले हैं, 20 प्लस मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आएंगे। तो हमारे कंटेंट से तैयारी करें, जम के तैयारी करें, एग्जाम में एक्सेल करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। दोस्तों आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आपके दूसरे साथी से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। ये जीआईबी का एग्जाम नहीं है, सीआईबी का एग्जाम नहीं है, जहाँ 50% सभी अगर मार्क्स ले आते हैं तो सभी पास हो जाएंगे। यहाँ जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं ना कि जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। अरे एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, कि जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप ऐसे मुसाफिर बनिए जिसका रास्ता इंतजार करे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धूम मचाते रहिए।